ऑल राइट। सो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब का ही नॉन फाइनाइट एडवांस। जो वर्ब के लगभग 15 to 16 लेक्चर्स हैं उसमें नॉन फाइनाइट का भी हमने कवर किया था, लेकिन वो बेसिक वाला था। अब ये एडवांस वाला पार्ट है, तो इसमें अब हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो मैंने आपको नॉन फाइनाइट में बता दिया था कि नॉन फाइनाइट वो वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर, टेंस पर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, फिर एक एक करके बताया कि नॉन फाइनाइट 3 तरीके के होते हैं, जेरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में बताया था आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, सो अब उसका हमें नॉन फाइनाइट का एडवांस वाला पार्ट देखना है, बाकी तो वो आपने देख लिया होगा। तो सबसे पहले जेरेंड पे आते हैं। जिन लोगों ने वर्ब नहीं देखी है वो यहाँ से शुरू ना करें, क्योंकि समझ में बहुत प्रॉब्लम होगी समझने में। ठीक है, कि ये एडवांस वाला पार्ट है, इससे पहले इसका बेसिक बता दिया है। सो अब देखिए जेरेंड। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा बेसिक यहाँ शुरू करता हूँ। स्मोकिंग सिगरेट्स काउजेस कैंसर। स्मोकिंग सिगरेट्स काउजेस कैंसर। अब आप यहाँ देखें, ये काउजेस एक वर्ब है, एक स्मोकिंग वर्ब है, बट यहाँ पर ये जो काउजेस है ये मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रही है, और ये स्मोकिंग सिगरेट पूरा जो है ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर स्मोकिंग जो है इसकी क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है, तो ये नॉन फाइनाइट आप इसको कहेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब है यहाँ। ठीक है, तो जेरेंड में हमें देखना है कि जेरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक्टिंग एज नाउन। अब नाउन की तरह एक्ट करेगी तो वो सब्जेक्ट भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक वाले में कवर कर ली हैं। डायरेक्ट इस पर कुछ एडवांस क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। चलिए अब आप देखिए, जेरेंड है हमारा टॉपिक पहला। दे डिडंट अप्रूव ऑफ देम स्टे। दे डिडंट अप्रूव ऑफ देम स्टेइंग, ये है। डिडंट पास्ट इंडेफिनिट की बात हो गई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। अप्रूव ऑफ, ये अप्रूव ऑफ का आप मीनिंग देखिए। एक वर्ड होता है अप्रूव और एक इसी से फ्रेजल वर्ब हो जाती है अप्रूव ऑफ। अप्रूव का मतलब होता है, अप्रूव ऑफ का टू लेट समथिंग हैपन। लेट समथिंग हैपन, और इसका मतलब होता है वेरीफाई करना। वेरीफाई करना। तो दे डिडंट अप्रूव ऑफ देम स्टेइंग। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है देम, आपको पता ऑब्जेक्टिव केस है, और ये स्टेइंग क्या है, ये यहाँ जेरेंड हो गया। जेरेंड, अच्छा, जेरेंड वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब ये देम है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मोनोट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो दे डिडंट अप्रूव ऑफ देम स्टेइंग, ये तो गलत हो गया। करेक्ट क्या होगा? अब आप देखिए, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो दे डिडंट अप्रूव ऑफ स्टेइंग, या फिर आप इस देम की जगह आप पजेसिव केस वाला डिटरमाइनर लिखिए देयर। देयर, दे डिडंट अप्रूव ऑफ देयर स्टेइंग। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद बताते हैं। You telling lies has enraged manager. You telling lies has enraged manager. अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे टेलिंग जो है ये जेरेंड की तरह, जेरेंड एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, ये यू हो गया। लाइज हैज एनरेज्ड, ये हैज एनरेज्ड, ये मेन वर्ब हो गई, और ये जेरेंड है। तो अब यहाँ पर ये यू गलत हो जाएगा।
इसकी जगह आपको योर करना पड़ेगा। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ऑलवेज यूज द पजेसिव डिटरमाइनर बिफोर द जेरेंट। हमेशा जेरेंट से पहले आप पजेसिव केस का डिटरमाइनर यूज करेंगे। ऑलवेज यूज पजेसिव डिटरमाइनर बिफोर जेरेंट। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है तब उस केस में आपको अगर डिटरमाइनर कुछ लिखना है तब पजेसिव केस का डिटरमाइनर ही यूज़ करेंगे। ये यू जो है डिटरमाइनर नहीं है, इसका डिटरमाइनर योर होता है। ठीक है, तो योर टेलिंग लाइज वुड बी द करेक्ट। वहाँ पर दे एम स्टेइंग नहीं, दे आर स्टेइंग, क्योंकि यहाँ स्टेइंग जो है वो जेरेंड है और यहाँ पर दे एम ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। और ग्रामर कहती है कि जेरेंड से पहले अगर आपको कभी प्रोनाउन का यूज़ करना है तो पजेसिव केस का डिटरमाइनर का यूज़ करें। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई कि ऑलवेज यूज पजेसिव केस डिटरमाइनर बिफोर जेरेंड। अब आप देखिए, आवर पेरेंट्स objected to join, our parents objected to join that campaign, our parents objected to join that campaign। अच्छा, मैंने आपको बताया 2 + V1 ये इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, और 2 प्रीपोजिशन भी होता है, 2 प्रीपोजिशन भी, और इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं, ऑब्जेक्ट आता है। अब आप इसमें देखिए, आवर पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू ज्वाइन दैट कैंपेन, क्या गलत है यहाँ पर कि टू ज्वाइन? ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आप देखें तो अब यहां पर ये टू जो यूज किया गया है, टू ज्वाइन, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये इन्फिनेटिव ठीक है या गलत है। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे देखिए, क्या अगर ये टू जो है ये इन्फिनेटिव वाला है तब तो ठीक हो जाएगा टू ज्वाइन। अगर ये इन्फिनेटिव नहीं, इन्फिनेटिव वाला टू नहीं है, प्रीपोजिशन वाला है, तब ये गलत हो जाएगा। तो अब हम इसकी जगह कोई दूसरी चीज़ सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। आवर पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड, अगर मैं इसकी जगह ऑब्जेक्टेड टू दैट सजेशन, ठीक है, टू दैट बुक। तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी जगह अगर आपने कोई दूसरा नाउन भी लिख रहे हैं तो उस केस में भी आपको ये टू लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो टू है वो इन्फिनेटिव वाला टू ना होकर प्रीपोजिशन वाला टू है। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए, आवर पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू ज्वाइन दैट कैंपेन। अब यहाँ पर 2 + V1 इन्फिनेटिव होता है, ये तो ठीक हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि 2 V1 के साथ जब 2 आता है तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ये जो 2 है वाकई में इन्फिनेटिव वाला 2 है या प्रीपोजिशन है। तो अब आप इस 2 ज्वाइन की जगह कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट कर देखिए और उसके बाद ये पता लगे क्या वहाँ पर भी आपको 2 की ज़रूरत पड़ रही है जब आप नाउन या प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देखिए टू दैट कैंपेन यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ रही है और यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो इस केस में हमें यहाँ पता चल गया कि ये जो 2 है ये इन्फिनेटिव वाला 2 ना होकर प्रीपोजिशन वाला 2 है, और जब 2 इन्फिनेटिव वाला ना होकर प्रीपोजिशन वाला हो तो उस केस में आपको जेरेंड लिखना है।
तो यहाँ पर ज्वाइन की जगह ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो अवर पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू ज्वाइनिंग दैट कैंपेन। समझ में आ गया? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखो, वी ऑब्जेक्ट टू गो देयर, वी ऑब्जेक्ट टू गो देयर। फिर से देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये टू गो हमें ठीक लग रहा है क्योंकि टू प्लस बी वन इन्फिनेटिव हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कोई दूसरा नाउन सब्स्टिट्यूट करूं, वी ऑब्जेक्ट टू, ठीक है, हिज प्रपोजल, हिज कमेंट, टू हिज कमेंट, तो यहाँ पर भी आपको जो दूसरी चीज़ें लिख रहे हैं नाउन प्रोनाउन, तब भी आपको इस टू की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर ये टू इन्फिनेटिव वाला ना हो के प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। और जब टू प्रीपोजिशन की तरह एक्ट करेगा वर्ब के साथ, तो उस केस में आपको जेरंड लिखना है। वी ऑब्जेक्ट टू गोइंग देयर। आई होप आपकी समझ में आया। एक और देखिए, तो अगर टू के साथ वर्ब लिखी हुई है B1 फॉर्म में, तब आप ये चेक करिएगा क्या उस वर्ब की जगह कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट करिए और फिर देखिए क्या वहाँ पर टू की ज़रूरत पड़ रही है। अगर वहाँ टू की ज़रूरत पड़ रही है नाउन या प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तब उस केस में आप उस वर्ब को B1 फॉर्म में ना लिखकर ING फॉर्म में लिखिए। सिंपली मीन्स कि जेरंड लिखिए, ठीक है। तो टू के साथ ING फॉर्म भी आएगी जब टू के बाद लिखी हुई वर्ब को अगर हम किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट कर दें और उसके बावजूद भी टू की ज़रूरत महसूस हो, तब उस केस में आप टू के साथ ING फॉर्म लिखेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखिए, बी प्रेफर ऑप्शन है रीडिंग टू राइटिंग, रीडिंग टू राइटिंग, टू राइट देन टू रीड, टू राइट देन टू रीड। ऑप्शन सी है आपके पास, टू राइट टू रीड, टू रीड। ऑप्शन डी है राइटिंग देन रीडिंग, राइटिंग देन रीडिंग। बी प्रेफर। अच्छा, इसको एक मिनट छोड़ दीजिए, आप यहाँ देखिए, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। यहाँ पर ये जो टी है इस प्रेफर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये कॉफ़ी जो है इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आई प्रेफर टी सिंपली। तो यहाँ पर अब ये जो आई प्रेफर को चालू कोल्ड ड्रिंक, अब यहाँ पर डायरेक्ट ये जो कोल्ड ड्रिंक है इस प्रेफर का ऑब्जेक्ट होगा, कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है। सो बी प्रेफर, और मैंने आपको उसमें एडजेक्टिव वाले में भी बता दिया था वैसे कि प्रेफर जो है वो लैटिन वर्ड है और इसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। तो टू राइट देन टू रीड, ये गलत हो जाएगा, एक देन तक, और राइटिंग देन रीडिंग ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन आ जाता है, ठीक है। टू, अब ऑप्शन बचते हैं आपके पास रीडिंग टू राइट और टू राइट टू रीड, दोनों जगह टू टू है। तो टू राइट, सॉरी, रीडिंग, और ये बचा आपके पास टू राइट। प्रेफर कैसा है? प्रेफर वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी। अगर मैं टू राइट लिख दें यहाँ पर,
इन्फिनेटिव है वो भी ऑब्जेक्टिवल नेचर शो करता है। अच्छा, इस किसी दूसरी चीज से सब्स्टिट्यूट करके देखिए, बी प्रेफर टू राइट एंड टू रीड, तो कंपेरिजन हो रहा है। बी प्रेफर टी टू कॉफी, और अब यहाँ पर ये जो, तब भी आपको टी लिखना पड़ेगा, टू लिखना पड़ेगा, सॉरी। जब आप टू लिख रहे हैं तो मीन्स ये प्रीपोजिशन है, और तो वो इन्फिनेटिव वाला टू नहीं हो गया। और जब इन्फिनेटिव वाला टू नहीं हो गया तो उस केस में आप क्या करेंगे, आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे टू के साथ, और टू के साथ कोई आईएनजी वाली फॉर्म तो लिखी नहीं है, ठीक है। तो आपका अल्टीमेट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। तो यहाँ पर रीडिंग इस प्रेफर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और राइटिंग इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं भी राइटिंग होता और यहाँ रीडिंग होता तब ये ठीक हो जाता वहाँ पर, लेकिन यहाँ टू राइट लिखा हुआ है। आई होप आपकी बात समझ में आ गई, क्योंकि बी प्रेफर टू राइट टू रीड, तो प्रेफर का तो फिर ये ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं, और प्रेफर जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है। सो द अल्टीमेट आंसर वुड बी वी प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए, द मेंबर्स, ये एडवांस वाला पार्ट है, अगर आपने वो पढ़ा होगा तब समझ में आ सकता है। द मेंबर्स वर अपोज्ड टू कॉल पुलिस, सॉरी, वर अपोज्ड टू कॉल पुलिस। द मेंबर्स वर अपोज्ड टू कॉल पुलिस। अच्छा, ये वर जो है वो लिंकिंग वर्ब है, और अपोज जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आते हैं, कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। सो यहाँ पर ये अपोज्ड जो है वो एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है। तो द मेंबर्स वर अपोज्ड टू कॉल द पुलिस। अच्छा, अब मैंने ये पता लगाना है हमें कि ये जो टू प्लस V1 वाला टू है, इन्फिनेटिव वाला टू है या प्रीपोजिशन वाला टू है। तो अब आप इसको किसी दूसरी चीज़ से सब्स्टिट्यूट करके देखिए, द मेंबर्स वर अपोज्ड टू दैट आइडिया, टू दैट सजेशन, तो उस केस में भी आपको टू के लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। तो मीन्स यहाँ पर ये टू इन्फिनेटिव वाला ना होकर प्रीपोजिशन है, और जब टू के साथ वर्ब की कोई फॉर्म लिखी हो और वहाँ पर टू इन्फिनेटिव वाला ना होकर प्रीपोजिशन हो, तो उस केस में आपको जेरेंड का यूज़ करना होगा, और फिर ये हो जाएगा कॉलिंग। अब इतना समझ में आ गया आपकी, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, तो अब लेट मी पुट सम हलवा इन फ्रंट ऑफ यू, कि किन के साथ जहाँ पे टू लिखा हुआ होगा उसके बावजूद भी आप वर्ब की B1 फॉर्म यूज़ ना करके ING फॉर्म का यूज़ करेंगे कॉमन सेंस के साथ, ठीक है। सो अगर टू के साथ वर्ब की B1 फॉर्म लिखी हुई है, और अगर फिर आप उसको किसी दूसरे से सब्स्टिट्यूट करके देखिए नाउन या प्रोनाउन से, वहाँ पर क्यों प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो अगर टू वहाँ पे प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी वही रहेगा, तो वो इन्फिनेटिव वाला टू नहीं होगा। अब जब नहीं है, इन्फिनेटिव वाला टू प्रीपोजिशन है, तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लिखकर ING फॉर्म जेरेंड लिखिए। नाउ लेट्स टाइम फॉर सम हलवा, ठीक है। सो नाउ आई एम गोना राइट दोज फ्यू वर्ड्स जिनके साथ आपको वर्ब की B1 फॉर्म ना लिखकर जेरेंड लिखना है। वो कौन कौन से हैं देखिए, तो आप ये लिख लीजिए, यूज जेरेंड नॉट with the following phrases. This is very important. क्या क्या है? Look forward to, look forward to, be opposed to, be opposed to, be averse to, be used to, be averse to, be used to, be accustomed to,
बी अकस्टम्ड मतलब होता है किसी चीज़ के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, ठीक है। बी अकस्टम्ड टू, बी गिवन टू, बी गिवन टू, बी टेकन टू, बी टेकन टू, प्रेफर टू, ऑब्जेक्ट टू, हैव ऑब्जेक्शन टू, कन्फेस टू, in addition to, pay attention to, you got it, with a view to, with a view to, admit to, admit to, ETC। फिर से सुन लीजिए, ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, अगर इनके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो वो गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो टू है वो एज ए प्रीपोजिशन एक्ट कर रहा है। जब इन फ्रेजेस के साथ ये टू एज ए प्रीपोजिशन एक्ट कर रहा है और इसमें आपको वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना के देंगे और आप वो ये दिखाएंगे कि ये टू इन्फिनेटिव वाला है और इनफैक्ट ये है क्या, सब प्रीपोजिशन वाला, तो तब आपको जेरेंट यूज़ करना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ना कि बी1 फॉर्म, ठीक है। तो ये कुछ हैं, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एडवांस वाला पार्ट है, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। फिर अब दोबारा से नहीं बोलूँगा। He admitted to help the criminals। तो आप देखिए, he admitted to help the criminals, unwilling to confess something, ठीक है, unwillingly। अभी मैंने एक वर्ब लिखा है, एक तो आप ऐसे पहचान लेंगे कि एडमिट टू के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी जाएगी। तो यहाँ पर ये जो टू है वो प्रीपोजिशन है, ना कि बेयर इन्फिनेटिव वाला टू, और जब टू प्रीपोजिशन हो और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो तो उस केस में आपको वो गलत हो जाता है और आईएनजी फॉर्म लिखनी है, जेरेंट लिखना है। सो ही एडमिटेड टू हेल्पिंग द क्रिमिनल्स वुड बी द करेक्ट वन, ठीक है। अब आप देखिए, यू हैव कम हेयर with a view to insult, with a view to insult me। You have come here with a view to insult me, तो मैंने आपको बता दिया, वैसे ही देख के बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टू है ये प्रीपोजिशन है। अच्छा, पहले इंसल्ट के बारे में सुन लीजिए। इंसल्ट जो है वो नाउन और वर्ब दोनों हैं, ठीक है। जब नाउन होगा तो आईएनजी फॉर्म भी होगी इसकी, सॉरी कहाँ लिख दिया, आईएनजी फॉर्म भी होगी, और यहाँ पर ये टू प्रीपोजिशन है तो यहाँ पर इंसल्टिंग हो जाएगा। अगर इस मी को हटा दें, ठीक है, इतना रहने देते, तब ये टू इंसल्ट भी ठीक हो जाता, बट अभी यहाँ मी लिखा हुआ है विद अ व्यू टू इंसल्टिंग मी, तब ये अब ये इंसल्टिंग हो जाएगा, ठीक है। वरना अगर मी नहीं होता तब विद अ व्यू टू इंसल्ट, तो फिर वहाँ पे नाउन की तरह एक्ट करने लगता, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया। तो यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू इंसल्टिंग मी, अगर वो मी हट जाएगा तो टू इंसल्ट भी ठीक हो जाएगा, वहाँ पे फिर वो इंसल्ट एज ए नाउन एक्ट करने लगेगा।
So these were a few important examples related to the gerund. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो gerund होते हैं उनसे पहले आप हमेशा possessive केस के डिटरमाइनर्स का यूज़ करेंगे, और दूसरी ये वाली बात कि अगर टू के साथ कोई B1 फॉर्म लिखी गई है तो अब आप ये देखिए कि क्या वहाँ पर टू इन्फिनेटिव वाला है भी या नहीं है। अगर नहीं है इन्फिनेटिव वाला टू तो इट मीन्स के प्रीपोजिशन है, तो उस केस में आप V1 फॉर्म ना लिखकर जेरंड का यूज़ करेंगे। फिर कुछ वर्ड्स बता दिए आपको कि इनके साथ हमेशा जो है वो जेरंड का यूज़ करेंगे, ना कि इन्फिनेटिव का, ठीक है, V1 फॉर्म का। तो दिस वाज अबाउट जेरंड। अब हम इन्फिनेटिव में देखेंगे। वर्ब 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 एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को सीखने के लिए। ये थोड़ा टफ वाला है, अब आप ही देखिए इन्फिनेटिव। टू प्लस B1 नाउन, तो नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी और एडवर्ब की तरह, तीनों तरह बिहेव करते हैं। लेकिन मेनली हम इन्फिनेटिव को एज ए नाउन यूज़ करते हैं। तभी हम एक एक करके देख लेते हैं। वी वॉन्ट टू मीट हिम, वी वॉन्ट टू meet him, we went to meet him, they are to meet him, they are to meet him। went आर लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, ठीक है, क्या होती है, जो लिंक करने का काम करती है। इज एम आर वॉज वर्ब बी लिंकिंग वर्ब की फॉर्म में आती है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद जैसे आई एम हैप्पी, ठीक है, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आते हैं। कॉम्प्लीमेंट नाउन या एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आई एम हैप्पी, हैप्पी जो है ये एडजेक्टिव है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया किसका, आई का ही। इस लिंकिंग वर्ब को कॉम्प्लीमेंट हो गया, आई के बारे में ही बता रहा है कि मैं ही खुश हूँ। तो लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन हो सकते हैं या फिर एडजेक्टिव हो सकते हैं। अब आप देखिए, वी वांट टू मीट हिम, वांट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टू मीट हिम इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर ये नॉन वाला नेचर शो कर रही है, ठीक है। वी वेंट टू मीट हिम, वी वेंट टू मीट हिम, वाई डिड यू गो, तो अब वाई का आंसर मिलेगा टू मीट हिम, और वाई के जो आंसर्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। यहाँ पर टू मीट एडवर्ब हो गया। दे आर टू मीट हिम, आर लिंकिंग वर्ब है। अब यहाँ पर टू मीट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब का ज़्यादा एडजेक्टिव्स आते हैं, तो यहाँ पे टू मीट एडजेक्टिव हो गया। एनीवे, सो हमें तो मेनली देखना है नॉन इन्फिनेटिव टू प्लस B1 एक्टिंग एज अ नाउन। मेन काम इनका एज ए नाउन की तरह होता है, और क्वेश्चंस भी वहीं से आते हैं, तो एक एक करके हम वहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, they made his friend to agree with him, to agree with him। They made his friend to agree with him। Next question, they let the man to stay there, they let the man to stay there। एक क्वेश्चन और, he was someone to swim there,
ही वॉच्ड समवन टू स्विम देयर। ये 3 सेंटेंसेस हैं, इनको आप देखिए जरा। They made his friend to agree with him. Made his friend, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई और ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट आता है। They made his friend to agree with him। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसी को तो एग्री कराना है, तो यहाँ पर ये टू एग्री जो है इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट, हम इस टू एग्री को बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और अब आप बात सुनिए, जब इन्फिनेटिव किसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो उस केस में आपको बेयर इन्फिनेटिव लिखना होगा। क्यों? हिज फ्रेंड का ये टू एग्री कॉम्प्लीमेंट है। दे मेड हिज फ्रेंड टू एग्री विद हिम, ठीक है, तो उसको एग्री करना उसका कॉम्प्लीमेंट है। और जब ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो इन्फिनेटिव वेयर फॉर्म में आएगा, पहली बात। अब दूसरी देखिए, दे लेट द मैन टू स्टे, दे लेट द मैन टू स्टे देयर, ये भी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। और फिर से ये जो है द मैन ऑब्जेक्ट हो गया, द मैन ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा कि मैन को ही वहाँ स्टे कराना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। और जब इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो अपनी बेयर फॉर्म के अंदर आता है, तो वहाँ पर टू स्टे ना होकर स्टे हो जाएगा, ठीक है। दे लेट द मैन स्टे देयर। पॉजिटिव वर्ब में भी मैंने पढ़ाया था, लेकिन उस अब पॉजिटिव वर्ब के थ्रू किस तरीके से आ रहा तो आप उसको दिमाग लगाइए, ठीक है। पॉजिटिव वर्ब में भी बताया था कि एक्टिव पैसिव का कंसेप्ट। अच्छा, अब आप एक और देखें, ही वॉच्ड समवन टू स्विम। अच्छा, ही वॉच समवन टू स्विम, वॉच्ड फिर ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी को तो स्विम करते हुए देखा है, ठीक है। ही वॉच समवन टू स्विम, तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और जब इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पर समवन ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में आप बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आप यहाँ पर देखें, या तो टू को हटा दें, अगर आप टू को रखे यहाँ पर रखना चाहते हैं तो फिर आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग। ही वांट समवन टू स्विमिंग देयर, ठीक है। अब स्विम और स्विम टू स्विमिंग देयर में क्या फ़र्क है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, लेकिन अभी थोड़ा सा इतना बोल दिया तो ये बता देता हूँ कि ही वॉच्ड समवन स्विम देयर, यहाँ का मतलब ये है कि उसने देख लिया था कि उसने स्विमिंग कर ली थी। और ही वॉच्ड समवन टू स्विमिंग देयर, तो जब उसने देखा तो उस टाइम पर वो स्विमिंग कर रहा था, ये फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। ये आगे चल के अभी बताएंगे, लेकिन अभी ये टू स्विमिंग देयर या स्विम दोनों ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समवन टू स्विम इज समवन जो कि ऑब्जेक्ट है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो जब इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है तो उस केस में वो बेयर फॉर्म के अंदर आता है, ना कि टू के साथ, ठीक है। अच्छा, पहली बात याद करना, इन्फिनेटिव जब ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो बेयर फॉर्म में आएगा बिना टू के। इन्फिनेटिव अगर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो बिना टू के आएगा बेयर फॉर्म में। देखिए, तो मैं अब आपको लिख के देता हूँ, यूज बेयर इन्फिनेटिव हलवा विद कॉमन सेंस, B1 फॉर्म विद द फॉलोइंग वर्ड्स। बेयर इन्फिनेटिव इनके साथ यूज करना है। लेट
bid, feel, hear, make, help, notice, watch। ठीक है, यूज वेयर इन्फिनेटिव विद दीज वर्ड्स, लेट, बिड, फील, मेक। मेक में तो मैंने आपको बता दिया था कि वेयर इन्फिनेटिव का केस कैसे आता है। ठीक है, इनके साथ आपको वेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। अब आप देखें एक क्वेश्चन, ये हम ऊपर कुछ और भी लिखना है, इससे थोड़ा सा एडवांस वाला। वी सॉ द मैन टू क्रॉस, वी सॉ द मैन टू क्रॉस द रोड, वी सॉ द मैन टू क्रॉस द रोड। ठीक है, अच्छा, सॉ, फील, नोटिस, वॉच, ये सारे वर्ब ऑफ सेंसेशन हैं। ठीक है, इनके साथ भी आप वेयर इन्फिनेटिव का आप यूज़ करिए। सॉ वर्ब ऑफ सेंसेशन है, आप इसके साथ वेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। तो वी सॉ द मैन टू क्रॉस देयर, ये गलत हो जाएगा। वी सॉ द मैन क्रॉस द रोड, ये वेयर इन्फिनेटिव है, वेयर इन्फिनेटिव। अच्छा, किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, तब वहाँ पर टू जो है प्रीपोजिशन की तरह एक्ट करने लगेगा। तो टू क्रॉसिंग भी हो सकता है। ठीक है, टू क्रॉसिंग ठीक हो जाएगा, लेकिन टू क्रॉस गलत हो जाएगा। अब वी सॉ द मैन क्रॉस द रोड, वी सॉ द मैन टू क्रॉसिंग द रोड, इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? आप देखिए, इसका मतलब ये होगा, ये एक रोड है, ठीक है, ये इसको क्रॉस कर रहा है। अगर आप ये बोले वी सॉ द मैन टू क्रॉस द रोड, तो मतलब यहाँ आदमी ने रोड क्रॉस कर लिया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन हो गया। अगर वी सॉ द मैन टू क्रॉसिंग द रोड, तो जब आपने उसको देखा चार आंखों से मेरी तरह, तो उस केस में वो इनकम्प्लीशन था, मतलब इनकम्प्लीट वाली स्टेट में था। यहाँ पे इनकम्प्लीशन। इतना फर्क समझ में आ गया कि सिर्फ अगर वेयर इन्फिनेटिव लिख रहे हैं तो मतलब कंप्लीशन शो करेगा, और जब वेयर इन्फिनेटिव नहीं लिखा है, आपने जेरेंट लिखा, तो उसमें इनकम्प्लीशन शो करेगा। ऑल राइट, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब दो क्वेश्चंस देख लो कॉमन सेंस लगा के। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी कि अगर कंप्लीशन हो गया तो उस केस में आप वेयर इन्फिनेटिव का यूज़ कर दीजिए, और कंप्लीशन नहीं हुआ है तो मतलब इनकम्प्लीट है, तो उस केस में आप जो है जेरेंट का यूज़ करिए। अगर ये दो बात समझ में आ गई तो नाउ लेट्स सी टू क्वेश्चन विथ 4 eyes। द मैन फेल्ट समथिंग टू हिट द हेड, द मैन फेल्ट समथिंग टू हिट in his head। पहला क्वेश्चन, the man felt something, the man felt something to crawl in the head। the head दोनों जगह कर लीजिए, the head, in the head। अभी मैंने बताया आपको कि अगर कंप्लीशन वाला सेंस हो जाएगा तो आपको वेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है, और इनकम्प्लीशन वाला होगा जिसमें टाइम लगेगा तो उसमें आपको जेरेंट का यूज़ करना है। अब ज़रा सारी चीज़ें सेम हैं, देयर इज ओनली अ डिफरेंस बिटवीन टू क्रॉल और टू हिट। कॉमन, इन द हेड, इन द हेड, फेल्ट, फेल्ट, भाई
एकदम कोई मेरे जब हिट करेगा तो अचानक से हिट करेगा और मुझे पता चल जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। जब कोई चीज़ हिट होगी तो सडनली होगी और वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वर्ड हिट है ये कंप्लीशन वाला सेंस देगा, और जब कंप्लीशन का सेंस हो देन यू हैव टू यूज द शब्द बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू, आई एम सॉरी। और अब जब क्रॉल करेगा तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? वहाँ पे हिट करने में कोई टाइम थोड़ी लगेगा, टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है ना, कोई अचानक से हिट कर जाएगा, कंप्लीशन भी हो जाएगा। लेकिन क्रॉलिंग में तो टाइम लगेगा ना। मान लो कि किसी के हाथ पर क्या कुछ रेंग रहा था, पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ भी तो रेंग रहा, टाइम लगेगा। तो उस केस में आपको ING, फेल्ट समथिंग क्रॉलिंग, ING आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं इसको। The man felt something to crawling in his head। ठीक है, कंप्लीशन वाले सेंस में आपको उसका यूज करना है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और। The man leave the room, ordered, asked, requested, bade, ordered, asked, requested, bade. These are the 4 options and you have to pick one। क्या अंधेरा अंधेरा हो गया जी? द मैन फिल इन द ब्लैंक्स, द बॉय लीव द रूम। अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, लीव क्या है? ये बेयर इन्फिनेटिव V1 फॉर्म है, ठीक है। अब बिड के साथ आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। बेड जो है वो बिड की सेकेंड फॉर्म है, तो एक तो इस तरीके से लगा देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये देखो, ऑर्डर, आस्क्ड और रिक्वेस्टेड, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब हैं। इनके साथ 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो वैसे भी नहीं आएंगे। तो द मैन बेड द बॉय लीव द रूम, ठीक है। दो बातें खुद नहीं बता रहे, वो पेपर में पूछेंगे। ऑल राइट, समझ में आ गया कि वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब हैं। ऑर्डर, आस्क, रिक्वेस्टेड उनके साथ नहीं आएगा। अब अभी बताया भी है कि बिड के साथ बेयर इन्फिनेटिव का आप यूज़ करिए। अब देखिए, दे डिसाइडेड टू गो टू द सिटी एंड टू सेटल देयर। दे डिसाइडेड to go to the city and to settle there। Question number 1। Question number 2, the man was ready to pay the fine। The man was ready to pay the fine and to get it repaired, and to get it repaired। देखें, टू गो एंड टू सेटल, टू पे एंड टू गेट। सही क्या होगा? और ये एंड क्या है? कंजंक्शन है। ये भी इन्फिनेटिव, वो भी इन्फिनेटिव। अगर 2 इन्फिनेटिव किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं देन यू हैव टू यूज़ द लेटर वन विदाउट टू मीन्स बेयर इन्फिनेटिव। हिंदी में सुन लो, अगर 2 इन्फिनेटिव कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं तो दूसरे वाले इन्फिनेटिव को आप बिना टू के लिखिए, मतलब बेयर फॉर्म में लिखिए। सो दे डिसाइडेड टू गो टू द सिटी एंड टू सेटल देयर की जगह एंड सेटल देयर।
द मैन वॉज रेडी टू पे द फाइन एंड टू गेट इट रिपेयर्ड। तो यहाँ पर एंड गेट इट रिपेयर्ड, क्योंकि टू गेट भी इन्फिनेटिव हो गया और टू पे भी इन्फिनेटिव हो गया, दो इन्फिनेटिव एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। किसी भी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं अगर दो इन्फिनेटिव, तो लेटर वन दूसरे वाले को आप बेयर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एक और देखिए, दे फाउंड इट, इस वाली बात को आप याद रखें, यूज बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर द कंजंक्शन, अगर दो कंजंक्शन जुड़े हुए हैं। ये एग्जाम में पूछूंगा, नहीं बताएंगे। नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। दे नीड नॉट टू कॉल देम, हाउ डेयर ही टू ब्लेम आवर फ्रेंड्स, how dare he to blame our friends, you had better told us the truth, you had better told us the, सत्य लिख देता हूँ, सत्य मतलब ट्रूथ। एक और, we would rather not to miss the party, we would rather not to miss the party। इन चार क्वेश्चंस को देखिए। दी नीड, रामबाण याद है, मॉडल्स के साथ B1। चलिए ठीक है, यहाँ पर नीड क्या है, ये मॉडल है, ठीक है, मॉडल्स के साथ B1 लो भाई। हाउ डेयर, यहाँ पर ये मॉडल है, मॉडल्स के साथ B1 लो भाई, आप भी जाओ। यू हैड बेटर वुड रादर, प्लीज़ आप इसको देखिए, हैड बेटर वुड रादर, ये भी मॉडल फ्रेजेस हैं प्रेफरेंस के लिए। ठीक है, मॉडल फ्रेज, मॉडल फ्रेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों मॉडल फ्रेज है। मॉडल्स के साथ B1 लो भी, टोल्ड हो गया, टेल कर दिया। नॉट टू मिस, सो इनके साथ आपको, अगर नीड और डेयर का तो पता है आपको, मैंने बताया भी था कि मेन वर्ब की तरह कब यूज़ होंगी, तो यहाँ पर ये मॉडल्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। और ये हैड बेटर और वुड रादर, दे आर ऑल्सो मॉडल फ्रेज, सो यू हैव टू यूज द बेयर इन्फिनेटिव विद देम। रामबाण में बताया आपको, ठीक है। तो इसको लिख भी दें, यूज बेयर इन्फिनेटिव विद नीड डेयर, कॉमन सेंस लगा लेना, अगर नीड डेयर वहां पे मॉडल्स हैं, ठीक है। हैड बेटर वुड रादर, इनके साथ आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। ये सब मॉडल फ्रेज है, हैड बेटर और वुड रादर। और अच्छा एक और, वुड बेटर भी है आपका यहाँ पर, वुड बेटर, ठीक है। इनके साथ आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। हैड बेटर आपको सजेशन के लिए, वुड रादर प्रेफरेंस, इनके लिए यूज होता है। एनीवे ये तो मॉडल्स में मैंने आपको बता दिया था, अगर नहीं बताया हो तब भी आप देखिए। हैड बेटर सजेशन के लिए मॉडल फ्रेज है, मॉडल्स के साथ हमेशा B1 रामबाण, पहले दिन मैंने बताया आपको। सो ये हो गया। हैड बेटर वुड रादर वुड बेटर यूज बेयर इन्फिनेटिव विद दीज फ्रेजेस, क्योंकि ये मॉडल्स हैं या मॉडल फ्रेजेस हैं, मॉडल के साथ हमेशा B1 आती है। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में भी वर्ब का B1 फॉर्म यूज़ करते हैं। चलिए अब डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा।
द मैन हैड हिज सन टू पोस्ट द लेटर, द मैन हैड हिज सन टू पोस्ट द लेटर। हैड पॉजिटिव वर्ब भी है। द मैन हैड द लेटर, द मैन हैड द लेटर, द मैन हैड द लेटर टू पोस्ट। हैड पॉजिटिव वर्ब है, जो हायर एग्जाम्स देंगे, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लें। द मैन हैड हिज सन टू पोस्ट द लेटर, ऑलराइट, लुक एट हिम। यहाँ पर ये पॉजिटिव वर्ब है, हिज सन इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसी को ही लेटर पोस्ट करना है। और यहाँ पर हैड पॉजिटिव वर्ब है, द लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हिज सन ये डूअर है, ये ऑब्जेक्ट डूअर है और ये डूअर नहीं है। जब हैव को पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज़ करेंगे आप और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, उस केस में आप पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, ना कि इंफिनिटिव का। तो हैड द लेटर पोस्टेड, ठीक है। ऊपर वाले में देखिए, द मैन हैड हिज सन टू पोस्ट द लेटर। यहाँ पर हिज सन ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये डूअर ऑफ द एक्शन है, और हैड क्या है, ये पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज़ की गई है। और जब हैड पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज़ की जाए या हैव पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज़ की जाए, तो उस केस में बेयर इन्फिनेटिव। पॉजिटिव वाले में बताया था मैंने, एक बार उसको जाके देखना, उसके अकॉर्डिंग भी आप सही कर दोगे। एनीवे, इफ फिर से सुन लो थोड़ा अंग्रेजी में, इफ हैव इज यूज्ड एज अ पॉजिटिव वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट विच इट फॉलोज इफ is the doer of that action, then it would take the bare infinitive with it. And on the other hand, agar if the object is not the doer of the action, then it would be followed by a past participle. अगर हैव को पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज किया है और हैव का जो ऑब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन है, तब तो आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। और अगर हैव का जो ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव वर्ब का वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, तो उसको पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में आप यूज कर देंगे। लिख देते हैं इसको, यूज बेयर इन्फिनेटिव विद द डूअर ऑब्जेक्ट ऑफ पॉजिटिव वर्ब, सी भी लिख देता हूं, हैव, एंड पार्टिसिपल विद द नॉन डूअर ऑब्जेक्ट। टाइम लगा के लिख लो, बीएड वाले भी आप इसको देख लो। ऑलराइट, दे नो हाउ टू, आंसर ही बता दी मैंने आपको, दे नो टू स्विम, रीड, ठीक है। मोहन, सो दे नो टू स्विम, ये एक्शन है, ये थिंग है, और ये भी थिंग में आ जाएगा। जब कोई एक्शन हो तो उससे पहले इन्फिनिटिव अगर लिखा हुआ है तो उसमें हाउ एडवर्ब का यूज करेंगे, दे नो हाउ टू स्विम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए फिर से, जेरेंड में मैंने भी आपको बताया, क्या बताया था जेरेंड में, यू हैव टू यूज द पजेसिव केस डिटरमाइनर बिफोर द जेरेंड, ठीक है।
अब फिर ये देखिए आप, जेरेंट से पहले अगर आपको किसी का डिटरमाइनर यूज़ करना है तो पजेसिव केस का डिटरमाइनर यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर इफ़ रिक्वायर्ड, ये नहीं कि हर कहीं किसी जेरेंट से पहले आप लगा दें पजेसिव केस का डिटरमाइनर। नाउ लुक एट दिस सवाल, दे विल नॉट अलाउ योर, क्या हो रहा है आज, शिट, दे विल नॉट allow your to come late, your to come late, इसको हमें सही करना है। जेरेंट में मैंने आपको बताया है क्या कि आप जेरेंट से पहले पॉजेसिव केस का डिटरमाइनर यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो ये योर तो पॉजेसिव केस का डिटरमाइनर है, तो ये टू कम, ये तो इन्फिनेटिव हो गया, ये तो गलत हो जाएगा। अगर पॉजेसिव केस का डिटरमाइनर लिखा हुआ है तो अब इसकी जगह मुझे कोई वर्ब सब्स्टिट्यूट करनी है, तो फिर मैं टू कम की जगह कमिंग लिखूँगा, या तो तब ठीक हो जाएगा। दे विल नॉट अलाउ योर कमिंग टू लेट। अच्छा, अब मैंने इस टू कम को ही लिखे रहने देना है, फिर आप क्या करिए, अगर अच्छा एक बात और बता दूँ, अगर जब आपने इस टू कम गलत हो जाएगा योर के साथ पॉजेसिव केस का डिटरमाइनर, तो इस टू कम को अगर आप लिखे रहना दे, अगर आपने योर कमिंग लिख दिया तो फिर ये अलाउ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप इस टू कम को ही लिखे रहने देना चाहते हैं, ठीक है, फिर तो क्या करिए, आप इस योर को यू कर दीजिए, इसका ये अलाउ का ऑब्जेक्ट हो गया। अभी टू कम अपने अलग सेम रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर ठीक हो जाएगा ये। तो दे विल नॉट अलाउ यू टू कम लेट, फिर वो भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अलाउ के दो ऑब्जेक्ट होंगे, टाइप ट्रांजिटिव है। या फिर लेकिन अलाउ योर टू कम गलत हो जाएगा, या तो आप अलाउ योर कमिंग लेट लिखिए या फिर अलाउ यू टू कम लेट, ये दोनों में से कोई एक भी ठीक हो जाएगा। योर टू कम गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर पॉजेसिव केस का डिटरमाइनर लिखा हुआ है और उसके बाद अगर कोई नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ जेरेंट फॉर्म वाली ही आएगी, ठीक है। ये तो फिर दूसरे तरीके से आपको सही कर दीजिए उसका। तो योर टू कम तो गलत हो जाएगा, ना बुरा सा लग रहा है। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, ये वाला नहीं है, देख लो ये, इट्स टू बी कॉस्टली, it's to be costly, make people opt its alternative, make people opt its alternative। It's to be costly, make people opt its alternative, we don't remember to meet, पहले देख ली, फिर दूसरा वाला बाद में बता दें। इट्स टू बी कॉस्टली, मेक पीपल ऑप्ट इट्स अल्टरनेटिव, व्हाट इज इट्स हियर विदाउट एपॉस्ट्रोफी, डिटरमाइनर है पॉजेसिव केस का, पॉजेसिव केस का डिटरमाइनर, ये नहीं है, इट इज, इट्स हैज और इट वाज, दोनों का ये मीनिंग मैंने आपको बताया था, ठीक है। पॉजेसिव केस इट का इट का पॉजेसिव केस वाला डिटरमाइनर है। अच्छा, अभी मैंने बताया है कि पॉजेसिव केस के बाद अगर कोई नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी तो हमेशा जेरेंट फॉर्म में आएगी। इट्स टू बी कॉस्टली तो गलत है, गुनाही कभी रहा है, क्योंकि पॉजेसिव केस का डिटरमाइनर लिखा हुआ है, इट्स बीइंग कॉस्टली, ये ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी डोंट रिमेंबर टू मीट, वी डोंट रिमेंबर टू मीट this person last year, this person last year। किसी को गलती नज़र आती होगी तो यार सर ये तो प्रेजेंट में लिखा हुआ है, टाइम पास्ट का हो गया, गुनाह कबीरा हो गया। पर्सन लास्ट ईयर बिल्कुल गुनाह कबीरा नहीं है, थोड़ा सा और देखिए, आपको याद नहीं है, ये जो
दिस पर्सन लास्ट ईयर है, ये इस टू मीट के बारे में कह रहा है कि मैंने उसके कब मिला वो मुझे वो पता नहीं है। इस नॉन फाइनाइट वर्ब टू मीट का लिए वो यूज़ किया गया है, ठीक है। या तो मुझे अभी भी नहीं है, इफेक्ट इसका प्रेजेंट में भी है, तो इस वो तो गलत नहीं है, वो ठीक लिखा हुआ है। सो वी डोंट रिमेंबर टू मीट दिस पर्सन लास्ट ईयर, टाइम पास्ट का है, ठीक है। और ये आपको नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज़ करना है। और ये आप इस केस में आपको जो है परफेक्ट नॉन इन्फिनिटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको अभी भी पता नहीं है, टाइम कंप्लीट हो गया। सो अब आप इसकी जगह क्या करेंगे, टू हैव मेट। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। एक और देखिए इस पे सवाल। तो इसको परफेक्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। टू प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा, वो प्रेजेंट का है और ये एक्शन पास्ट का है, तो पास्ट के एक्शन को दिखाने के लिए वो उससे पहले हो गया है। आप कब मिले कब नहीं मिले, ये वाला एक्शन तो पहले हो गया ना। रिमेंबर अब आपको अभी नहीं है, लेकिन ये एक्शन पहले हो गया, तो उसमें पास्ट क्या बोल रहा हूँ, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर देंगे। 4 क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, फिर हलवा मैं आपको बता दूंगा। परफेक्ट पार्टिसिपल टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नहीं, आप पहले हलवा बता देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आप कितने सही कर पाते हैं। नाउ आई एम गोना टेल यू रेसिपी। यूज परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव मीन्स टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यूज परफेक्ट इन्फिनिटिव, इसका मतलब होता है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यूज परफेक्ट इन्फिनिटिव टू रिफर टू सच एक्शंस, टू रेफर टू such actions, to refer to such actions that have taken place before the main action। क्या है, फिर से सुन लो। आपको परफेक्ट इन्फिनिटिव, जिसका मतलब टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब यूज़ करना है जब आपको ऐसे एक्शंस को रेफर करना हो जो कि मेन एक्शन से पहले हो चुके हैं। फिर से एक बार, परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज़ तब करना है जब आपको ऐसे एक्शंस को रेफर करना हो जो मेन एक्शन से पहले हो चुके हैं। अब क्वेश्चन देखिए आप। द मैन रिपेंटेड, the man repented to see, the man repented to miss the opportunity, to miss the opportunity। the man repented to miss the opportunity, opportunity भी आप जो चाहो। repented ये एक मेन एक्शन है, to miss the opportunity। अच्छा, एक थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। आप रिपेंट कब करोगे, जब अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी तभी तो रिपेंट करोगे। तो ये मिसिंग द अपॉर्चुनिटी जो है वो पहले का एक्शन है, रिपेंट आप बाद में करोगे। अभी बताया हलवे में आपको मैंने कि परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज़ आप करेंगे उन एक्शंस के लिए जो मेन एक्शन से पहले हो चुके हैं। अपॉर्चुनिटी का मिस करना पहले होगा, रिपेंट बाद में होगा। ये पहले से पहले आप अफसोस कर दोगे, अरे मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा करे तो ही माइट बी नॉस्ट्रेडेमस, उसको पता हो पहले से, ठीक है। सो द मैन रिपेंटेड टू मिस द अपॉर्चुनिटी, दिस इज गुनाह कबीरा, बिकॉज ये पहले मिस किया है, बाद में उसने रिपेंट किया है। और जब कोई एक्शन किसी मेन एक्शन से पहले हो जाए उस केस में आप परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। तो परफेक्ट इन्फिनिटिव होगा टू हैव मिस्ड, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, दैट्स वाई मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। नाउ लेट्स कम टू द अदर सवाल।
अच्छा, मुझे एक वर्ड याद आ गया, पहले मैं वो आपको बता दूँ। बहुत टाइम बाद किसी की शक्ल देखी और वो मुझे वर्ड याद आ गया। सो बहुत प्यारा सा है। व्हाट इज़ दैट वर्ड? बेटे नौ। अब जैसा पढ़ो देख लेना, बेटे नौर पढ़ो। नाउन है। एनीथिंग या someone या something which someone dislikes very much, something या someone, ठीक है, that is disliked by someone। कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान जिसको आप बहुत ज़्यादा नापसंद करते हो तो उसको बेटे नौर बोल दोगे, ठीक है। तो बेटे नौर, कोई भी चीज़ जिसको आप बहुत ज़्यादा नापसंद करते हो, दैट इज कॉल्ड बेटे नौर। एनीवे, हमें पता है यूज परफेक्ट इन्फिनिटिव फॉर दोज एक्शंस विच आर टेकन प्लेस बिफोर द मेन एक्शन। परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ लेट्स कम टू द अनदर सवाल, एंड द सवाल इज दे reported to see the kidnappers, they reported to see the kidnappers of the child, they reported to see the kidnappers, all right। रिपोर्टेड ये मेन एक्शन है, मेन एक्शन है, एम ए यहाँ पर स्टैंड फॉर मेन एक्शन। टू सी द किडनैपर्स, अच्छा जब वो किडनैपर्स को पहले देख लेंगे तभी तो रिपोर्ट करेंगे, या देखने से पहले रिपोर्ट कर देंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि फला किडनैपर है, अगर रिश्तेदार होगा तो हो सकता है। सो यहाँ पर किडनैपर्स को पहले देखा जाएगा, ये एक्शन पहले हो जाएगा, वो बाद में होगा, और उस केस में जब मेन एक्शन से पहले कोई दूसरा एक्शन हो जाए तो परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव सीन। नाउ लेट्स कम टू द अनदर सवाल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा देखना। ही मे बी पुअर, he may be poor now, but he appears to be rich, but he appears to be rich earlier। फिर से एक बार सुन लो। परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ आप तब करेंगे जब मेन एक्शन से पहले कोई काम हो चुका है, तो उसको अगर नॉन फाइनाइट वर्ब के थ्रू आपको शो करना है तो परफेक्ट इन्फिनेटिव मीन्स टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। मैंने दो एग्जांपल्स भी आपको बता दिया, ये है थोड़ा सा आप देखो। दे में ही मे बी पुअर नाउ, वो भी गरीब हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो भी पुअर, हिंदी में क्या होगा वो पता नहीं। बट ही अपेयर्स टू बी रिच अर्लियर, अभी तो गरीब दिख रहा है लेकिन पहले कभी अमीर रहा होगा, तो ये पहले का एक्शन है, अपेयर्स टू बी रिच अर्लियर, ठीक है। पुअर वो अब दिख रहा है, मेन एक्शन ये है, लेकिन कभी वो अमीर रहा होगा तो वो एक्शन इससे पहले हुआ होगा ना, किसका यूज करना, परफेक्ट अब इन्फिनेटिव का। बट ही अपेयर्स टू हैव बीन रिच, तो परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव बीन, MBA वाले और BEd वाले, क्लेड वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको। अच्छा